रबीबेन एज़रा ने लास्ट स्टेंजा में ओल्ड एज की कंपैरिजन प्योर गोल्ड से की है कि ओल्ड एज में जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे पास होते हैं, नॉलेज होती है, मैच्योरिटी या परफेक्शन आती है, वो बिल्कुल प्योर गोल्ड की तरह है। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेंजा 16 में वो काफ़ी अच्छी इमेज प्रोवाइड कर रही हैं सेटिंग सन की, इवनिंग की और ओल्ड एज की कंपैरिजन अब वो इवनिंग से कर रही हैं, शाम से कर रही हैं और कहते हैं कि जब शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, तो हम कितने भी ज़रूरी काम कर रहे हों, हम उसे रोक देते हैं। हम शाम के समय हमारे दिन का जो भी मेहनत होती है, संघर्ष होता है, सबको हम बंद कर आराम करते हैं और विचार करते हैं कि आज हमने पूरे दिन क्या किया। हमने कुछ यूज़फुल किया, कुछ मीनिंगफुल किया या कहीं हमने अपना पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट तो नहीं कर दिया, या जो भी हमने काम आज पूरे दिन किया क्या उसकी कोई वैल्यू थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन बिना वजह की भाग दौड़ में ही हम बिजी रहे। तो ये शाम का टाइम इसलिए होता है कि हम आराम से, सबसे पहले कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसे करना बंद करें, आराम से बैठें और विचार करें कि आज का दिन हमारा कैसा गया, क्या हमने खोया और क्या हमने पाया। और क्यों ये विचार करना चाहिए, क्यों क्यों ऐसा कहते हैं रबीबेन एज़रा, क्यों वो ओल्ड एज की कंपैरिजन इवनिंग से करते हैं। अगर हम ये नहीं सोचेंगे शाम के टाइम बैठकर कि आज पूरे दिन हमने क्या कुछ अच्छा किया, यूज़फुल किया, तो जब हम देखेंगे कि आज का हमारा दिन काफ़ी अच्छा गया है और हमने उसको यूटिलाइज़ किया है, तो रात को हमें नींद काफ़ी अच्छी आएगी, एक सेटिस्फैक्शन होगा, एक इनर पीस हमारे अंदर होगी। और जब हम देखेंगे कि आज का पूरा दिन हमने अपना वेस्ट कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं हमारी नाइट, रात की जो हमारी नींद होती है उसे डिस्टर्ब करेगा। हम चैन से सो नहीं पाएंगे या हम पूरी रात डिस्टर्ब्ड रहेंगे। और अगर हम पूरी रात डिस्टर्ब्ड रहेंगे, हम ठीक से सो नहीं पाएंगे, तो जब हमारा नेक्स्ट डे आएगा, जब हमारी अगली सुबह होगी, तो उसमें भी हम अपनी उस दिन को सही तरीके से जी नहीं पाएंगे या काम नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही ओल्ड एज है कि जितना भी स्ट्रगल उन्होंने अपने यूथ में किया, अब उसका दी एंड हो जाना चाहिए या हो चुका है। और ओल्ड एज संघर्ष करने की एज नहीं है, प्रॉब्लम्स में रहने की एज नहीं है, बल्कि रेस्ट करने की एज है। ये सोचने की एज है कि हमने अपने पास्ट में क्या किया है, हमने अपने यूथ में क्या किया है। पूरी लाइफ जब हम इस स्टेज पर आए हैं, पूरी लाइफ हमने किस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किस तरह के सेक्रीफाइसेस किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे प्रॉफिट्स कम हो और हमने लॉस ज़्यादा किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी हों या जो भी हमने स्ट्रगल किया हो उसका कोई यूज़ ही ना हो, या कहीं हमने अपना पास्ट ऐसे ही तो वेस्ट नहीं कर दिया। तो ये ओल्ड एज रबीबेन एज़रा काफ़ी इम्पोर्टेंट मानते हैं, काफ़ी यूज़फुल मानते हैं, और इसे क्यों वो लाइफ का बेस्ट पार्ट मानते हैं, ताकि डेथ से पहले, सोने से पहले या इस वर्ल्ड से जाने से पहले वो एक बार, गॉड उनको ये चांस देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि वो बैठ कर विचार करें कि जो इतना लंबा सफ़र वो करते आ रहे थे, क्या उसकी कोई इम्पोर्टेंस भी थी, क्या वो ज़रूरी था। उन्हें कोई पछतावा ना रहे, कहीं उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही तो वेस्ट नहीं कर दी। तो अब ये टाइम आया है कि वो बैठेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, और जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, जो भी संघर्ष किए, क्या वो वास्तव में ज़रूरी थे। तो रबीबेन एज़रा कहती हैं कि ओल्ड एज में ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम बैठकर अपने उन्हीं सभी वर्क्स को एक बार इवैल्यूएट करें, जज करें, हम कैलकुलेट करें कि हमने अपनी जीवन में अब तक करा क्या है और क्या बाकी रह जाता है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा अकाउंट बिल्कुल खाली ही हो, और अगर हमने वर्ल्डली अकाउंट फुल कर भी लिया है तो अब समय आ चुका है कि ओल्ड एज में हम दूसरे अकाउंट के बारे में भी सोचें, उस अकाउंट के बारे में भी सोचें जो गॉड के पास है और जिसे वो वहाँ काउंट कर रहा है। अब उनकी लाइफ का सूरज भी अस्त हो चुका है, उनकी ज़िंदगी की भी शाम हो चुकी है। अब कोई भी वर्क नहीं है या नहीं बचा जिसे वो करना चाहेंगे, और ना ही उनकी आत्मा अब किसी संघर्ष को करना चाहती है, ना ही वो किसी तरह की अब लड़ाई जीवन में लड़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी फिर एक कंपैरिजन दी है रवि बेन एजरा ने। उन्होंने लाइफ को बताया है कि लाइफ एक बैटल है, एक युद्ध का मैदान है ये वर्ल्ड, और हमारा जीवन एक युद्ध ही है, एक लड़ाई ही है। हम पूरे पूरे दिन एक जैसे सोल्जर से कंपैरिजन करते हुए कहते हैं कि इंसान एक फाइटर है, वो पूरी ज़िंदगी लड़ता ही रहता है समय से, अपनी किस्मत से, अपने दुखों से, आसपास की अपनी परेशानियों से। और उसके बाद एक जैसे सोल्जर होता है वो पूरे दिन युद्ध के मैदान में लड़ता है, लेकिन कितनी भी बड़ी लड़ाई हो शाम को वो भी रुक जाती है, और फिर वो बैठकर वो सैनिक ये विचार करता है कि उसने क्या पाया है इस लड़ाई से, और उसे कितनी इंजरीज मिली हैं, कितने घाव हुए हैं, कितने जख्म मिले हैं उसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़ाई से उसे कोई फ़ायदा ही ना हो, क्या ये लड़ाई ज़रूरी है, सब कुछ वो विचार करता है। तो यहाँ पर रवि बेन एजरा ने इस वर्ल्ड को युद्ध का मैदान माना है और जीवन को एक युद्ध माना है, और इंसान की कंपैरिजन उन्होंने की है एक फाइटर से, एक सैनिक से। लेकिन अगर वो सोल्जर, अगर वो सैनिक बैठा है इस टाइम, विचार कर रहा है, अपने घावों को कैलकुलेट कर रहा है, आज की अपनी फाइटिंग को जज कर रहा है, उससे कहाँ गलती हो गई, वो उसे हार मिली है या जीत मिली है, या उसे कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने खोया आज ज़्यादा हो, पाया कुछ भी नहीं हो। और वो ये भी विचार करता है कि वो जो ये लड़ाई लड़ रहा है क्या ये सही है या क्या ये ज़रूरी है। वो यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं बैठा, वो ये ज़रूरी है उसका यहाँ पर बैठना ताकि वो विचार कर सके। और अगर वो आराम नहीं करेगा तो वो नेक्स्ट डे फिर खड़ा होगा एक नई लड़ाई के लिए, फिर उसी मैदान में जाएगा, फिर लड़ेगा। तो आज उससे जो गलतियाँ हुई हैं वो उससे लेसन लेगा, सीखेगा, ताकि वो नेक्स्ट डे जब बैटल फील्ड में जाए तो वो वहाँ वो गलतियाँ ना करे। वो ये भी देखेगा कि कौन सा वेपन, कौन सा ऐसा हथियार था जो उसने आज गलत यूज़ किया या सही यूज़ किया, किसने उसका ज़्यादा साथ दिया, किसने नहीं दिया, ताकि नेक्स्ट डे जब वो बैटल फील्ड में जाए तो वो उस वेपन को यूज़ ना करे, या जो वेपन उसकी ज़्यादा काम आया वो उसे ही यूज़ करे। ये सब कैलकुलेशन एक सोल्जर करता है जब वो वापस अपने टेंट में आता है, जब उसका उस दिन की लड़ाई ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन वो आराम से नहीं बैठता, वो फिर भी कैलकुलेशन क्यों कर रहा है, ताकि वो एक नई शुरुआत करे, नए हथियारों के साथ, नए विचारों के साथ, नेक्स्ट डे फिर वो लड़ाई के मैदान में उतरे। तो यहाँ पर ये रवि बेन एजरा की काफ़ी डीप फिलॉसफी रिफ्लेक्ट होती है कि वो इस वर्ल्ड के लिए ही नहीं बल्कि नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए भी सोच रही हैं, उसके लिए भी खुद को तैयार कर रही हैं। एक सैनिक की तरह वो भी अपने पास्ट को जज करना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी संघर्ष किया वो कितना सही था, कितना गलत था, या जो भी उनसे गलतियां हुई हैं वो उससे सीखना चाहते हैं, ताकि वो उन गलतियों को जब उन्हें दोबारा जन्म मिले, दूसरा जीवन मिले, तो वो उन गलतियों को ना कर सके, उनसे सीखें। जो भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं, अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया है, उसी वेपन को वो यूज़ करें, उन्हीं विचारों को साथ रखें, उन्हीं डिसीजंस को साथ रखें अपने नेक्स्ट बर्थ में। लेकिन यही यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ज़रूरत क्या है। ओल्ड एज, क्योंकि रेस्ट की एज कही जाती है कि हमें आराम करना चाहिए,
और किसी भी तरह की प्रॉब्लम या टेंशन से अच्छा है कि हम दूर रहें। जैसे रबी बहन आयज़रा ने कहा है कि ओल्ड एज रेस्ट की एज है, तो फिर ये सब क्यों, इतना कैलकुलेशन क्यों, इतना एस्टिमेशन क्यों, इतना हमें खुद को जज क्यों करें, क्यों इतना डीपली हम सोचें कि बिकॉज डन को हम अनडन नहीं कर सकते। बाईगोन इज़ बाईगोन, जो पास्ट में हो चुका है उसे तो हम किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। तो हम पास्ट के बारे में इतना क्यों सोचें कि हमने क्या गलत डिसीजंस लिए, क्या सही डिसीजंस लिए, क्या हमारे लॉसेस रहे हैं, क्या हमारा नेट प्रॉफिट रहा है, जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो कितनी सही थी, कितनी गलत थी, जो हमने सेक्रीफाइसेस किए हैं क्या वो ज़रूरी थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पूरी लाइफ अपनी वेस्ट कर दी हो। ये सब इतना सब हमें सोचने की क्या ज़रूरत है, और हम कर क्या लेंगे, क्योंकि ओल्ड एज के बाद तो डेथ है, कुछ होना ही नहीं है। तो इतना डीपली हम कंसीडर कर भी क्या लेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेंजा में 18 स्टेंजा में हम कंप्लीट फिलोसफी पाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की। इतनी प्रोफाउंड उनकी थिंकिंग देखिए, उनका फेथ देखिए कि उनका रिबर्थ में कितना ज़्यादा विश्वास है। क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन मिथोलॉजी बिलीव नहीं करती रीबर्थ में। वो नहीं मानती कि इस लाइफ के बाद भी दूसरी लाइफ है। वो नहीं मानती कि एक इंसान का दूसरा भी जन्म हो सकता है, या वो नहीं मानती कि आत्मा अमर है और ये हमारी बॉडी है जो मॉर्टल है, लेकिन सोल इमॉर्टल है, ये कभी भी मरती नहीं है। कभी नहीं मानती क्रिश्चियन मिथोलॉजी। लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग वो एक क्रिश्चियन थे, इसके बाद भी उनका कितना गहरा विश्वास है इस फिलॉसफी पर, इस फेथ पर। वो मानते हैं कि लाइफ का यही दी एंड नहीं होता, कि आपने जन्म लिया, आपने अपनी लाइफ को पूरा आपने पास किया और उसके बाद फिर आपकी डेथ हो गई और सब कुछ दी एंड। नो, इट नेवर हैपन्स। वो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल इवनिंग का दिया है, उन्होंने डे का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे डे के पार्ट्स होते हैं, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और फिर हम सो जाते हैं। लेकिन सोने का ये मतलब नहीं होता कि हमारी डेथ हो गई या हम नहीं रहे। सोने का मतलब सिर्फ ये होता है कि अब हम खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, हमें खुद को रिफ़्रेश करना है, खुद को एनर्जेटिक हमें बनाना है, ताकि हम नेक्स्ट डे के लिए फिर अच्छे तरीके से काम कर सके। तो नाइट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें फिर नेक्स्ट डे अपना काम स्टार्ट करना है। तो इसीलिए वो मानते हैं कि लाइफ का यहाँ दी एंड नहीं है, इसके बाद हमारा दूसरी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो उसकी तैयारी हमें करनी है। लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ के बाद जीवन, एक जीवन के बाद दूसरा जीवन, दूसरे जीवन के बाद तीसरा जीवन है। और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की यही फिलॉसफी है, उनका यही विश्वास है आत्मा में, परमात्मा में और पुनर्जन्म में। और ये फिलॉसफी आप उनकी हर पोयम में, हर दूसरी पोयम में आप उनकी ये फिलॉसफी जरूर पाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की उनकी पोयम है। तो ये वाला आपका स्टेंजा है रबी बहन आयज़रा में 18th स्टेंजा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप जितना डीपली स्टडी करेंगे, जितना डीपली आप इसको पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या कहना चाहते हैं इस पूरी पोयम के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए रबी बहन आयज़रा क्या कहती हैं, क्या वो मानते हैं कि मैं ये सब क्यों सोचूंगा, मैं ये सब क्यों विचार करूँगा, ताकि जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मेरा जब दूसरा जन्म होगा, जब मेरी वो एक नई जर्नी स्टार्ट होगी डेथ के बाद, तो मैं वहाँ ये गलतियाँ ना कर सकूँ। जब मुझे डेथ मिलेगी ओल्ड एज के बाद, तो मैं उसमें मेरी आत्मा भटके नहीं, अशांत ना रहे, उसके मन में ये शांति रहे कि हाँ, मुझे गॉड ने एक जन्म दिया और मैंने उसको वेस्ट नहीं किया, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, मैंने मीनिंगलेस स्ट्रगल नहीं किया, और मैंने अपने हर पल को यूटिलाइज किया है। लाइफ की हर मोमेंट को मैंने बहुत अच्छे तरीके से, जितना बेस्ट मैं कर सकता था, जितना बेस्ट मैं अपना दे सकता था, मैंने दिया है। ये एक गिल्टी मैं फील ना करूं। और इस सबसे ये मेरा एक्सपीरियंस क्यों इतना वैल्यूएबल है, ये मेरी नॉलेज क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं क्या लेकर जाऊंगा,
ये बॉडी यही रह जाएगी। उन्होंने देखिए पीछे का एग्जाम्पल दिया था फर्नेस का, एक सुनार की अंगीठी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जो बर्निंग कॉइल्स होती हैं, कोयले होते हैं, वो तो राख बन जाते हैं, वो तो ढेर बन जाती है ना राख का, वो तो यही रह जाएंगे, वो गॉड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। गॉड के लिए, एक सुनार के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? जो उसने उस अंगीठी के अंदर सोना रखा हुआ होता है, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। एक सुनार की नज़र हमेशा उस गोल्ड पर रहती है, न कि कोयलों पर। कोयले तो वो इसलिए रखता है ताकि वो उस गोल्ड को प्योरीफाई कर सके। तो सुनार के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सुनार के लिए वो कोयले इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके लिए वो बहुत प्रेशियस, जो उसका प्रेशियस मेटल है वो गोल्ड है, जिसे उसे प्योर करना है उस फर्नेस के अंदर रख कर। सेम ऐसे ही गॉड के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? गॉड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बॉडी नहीं है, ये तो एक दिन राख का ढेर बन जाएगी कोयले की तरह। उसके लिए इम्पोर्टेंट है जो इसके अंदर उसने उस प्योर, उस प्रीशियस मेटल को रखा है, उस कीमती सामान को रखा है, जो सब कुछ है उस गॉड के लिए, जिस पर से वो अपनी कभी भी नज़र नहीं हटाता, हमेशा उस पर ध्यान रखता है कि ये सही चल रही है, गलत चल रही है, कहाँ इसको बूस्ट करना है, कहाँ इसको किक करना है, या कहाँ इसको रोकना है, कहाँ इसको आगे बढ़ाना है। वो पूरा फोकस उस पर रखता है। और उस बॉडी क्योंकि राख बन जाती है तो वो यही रह जाती है। हम सब जानते हैं जब सुनार निकालता है फायर प्लेस में से, जब वो निकालता है तो वो कोयलों की राख नहीं निकालता, वो अपना कीमती सामान निकालता है, वो उसी को साथ लेता है। और वो क्या होता है? वो उसका सोना होता है। उसी तरीके से भगवान किसको वापस लेते हैं इस वर्ल्ड में से? अपनी उस आत्मा को, जो उनके लिए बहुत कीमती है, न कि इस बॉडी को। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग मानते हैं कि यही गोल्ड, यही आत्मा फिर क्या होती है? भगवान के पास वापस जाती है, और उसके बाद फिर गॉड उसको उसी की नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसके एक्शन दैट इज कर्म, जो भी उसने यहाँ पर काम किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको एक नई बॉडी प्रोवाइड करता है। ऐसा मानना है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। उसी के अकॉर्डिंग उसको वो नई बॉडी मिलती है, और फिर उसकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हम जब नेक्स्ट डे उठते हैं तो हम कपड़े चेंज करते हैं, हम अपनी लेकिन एक नई जर्नी फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो हम तो नहीं बदले ना, हमारी ड्रेस बदली है, हमारी रूटीन चेंज हो सकती है, क्योंकि जो हमने लास्ट डे किया, हो सकता है कि हमने अपना पूरा दिन वेस्ट किया हो और आज हमने सोचा हो नहीं, जो हमसे गलतियाँ हुई हैं वो अब हम नेक्स्ट डे नहीं करेंगे। तो हम तो नहीं बदले, हम तो वही हैं। हाँ, हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन वो चेंजेस कैसे आए हमारे अंदर? हमारे एक्सपीरियंस से जो हमने लास्ट डे रखा, हमारी नॉलेज से जो हमने लास्ट डे गेन की। सेम हैपन्स इन द नेक्स्ट वर्ल्ड ऑल्सो। जब गॉड हमें दूसरा जन्म देता है तो इस जन्म की जितनी भी हमारी नॉलेज हैं, जितने भी हमारे वर्क हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी क्वालिटीज़ हैं या हमारे डिफेक्ट्स हैं, वो सब भी हमारे साथ जाते हैं हमारे दूसरे वर्ल्ड में, और वो वहाँ पर हमारी हेल्प करते हैं फिर उस एक नई जर्नी को स्टार्ट करने में। यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ये भी मानते हैं कि जब हमें दूसरा जन्म मिलता है तो वहाँ हमारी स्टार्टिंग जीरो से नहीं होती, नो नॉट एट ऑल, बल्कि वहाँ से होती है जहाँ हमने अपनी जर्नी छोड़ी होती है पिछले जन्म में। सपोज कीजिए कि अगर हमने लास्ट बर्थ में 10 तक अपना कोई भी वर्क किया है, जहाँ हमने अपना वर्क फिनिश किया है, जहाँ हमने अपनी नॉलेज लेनी बंद की है, नेक्स्ट वर्ल्ड में वहीं से हमारी स्टार्टिंग होती है। आपने कभी देखा होगा कि किसी किसी बच्चे को कोई चीज़ बड़ी इजीली मिल जाती है, कोई एजुकेशन इजीली मिल जाती है, कोई डिग्री, कोई नॉलेज, या कुछ ऐसी उसकी लाइफ में चीज़ें होती हैं जिसके लिए उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, वो उसके लिए इजीली होती हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आप सोच लीजिए कि ये उसकी लाइफ में लास्ट बर्थ में नहीं थी। जो उसे ईजिली मिल गई वो उसे लास्ट बर्थ में भी प्रोवाइडेड थी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी स्ट्रगल करने के बाद मिलती है, बड़ी मुश्किलों के बाद मिलती है, या वो पूरी लाइफ कितनी भी मेहनत कर ले उनको तब भी नहीं मिलती। तो इसका मतलब कि उसकी जर्नी वहाँ फिनिश हो गई थी लास्ट वर्ल्ड में, और अब वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है।
तो ये बहुत ज़्यादा डीप फिलोसफी है, जिसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ब्रीफ में आपको बताया कि इतना ही कहा है कि विश्वास कीजिए कि इस वर्ल्ड के बाद भी दूसरा वर्ल्ड है और आत्मा हमेशा एक ही रहती है, वही रहती है। वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही उसमें चेंजेस आते हैं, अदरवाइज वो वही रहती है और उसे सिर्फ दूसरी बॉडी मिलती है। दूसरे वर्ल्ड में इस वर्ल्ड के हमारे एक्सपीरियंस, हमारी नॉलेज काम आती है और हमारी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है नेक्स्ट बर्थ में, जहाँ हमने इस बर्थ में उसको छोड़ा होता है। इसीलिए हमारे लीजेंड्स कहते हैं, सभी रिलीजन कहते हैं कि अच्छे काम करने चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे साथ हमारे नेक्स्ट वर्ल्ड में जाता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो ये फिलोसफी, अब देखिए रबी बेन एजरा क्या कहते हैं। 18 में आते हैं हम, 18 हमारा स्टेंजा, उसमें वो कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वाई that is for more is not reserved to man with soul just nerved to act tomorrow what he learns today। जो वो आज सीखती है उसी के अनुसार वो कल काम करेगी। जो भी इस वर्ल्ड में, इस जन्म में हम सीख कर जाएंगे, चाहे वो अच्छा सीखें बुरा सीखें, हमारे कैसे भी एक्सपीरियंसेस हो, स्वीट हो बिटर हो, वही उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वर्ल्ड में भी काम करेंगे। और वो इसलिए ऐसा कह रही हैं कि उनका ये मानना है कि एक इंसान की आत्मा को कहाँ से पावर मिलती है, कहाँ से शक्ति मिलती है ताकि वो जीवन में एक नया सफ़र स्टार्ट करे, इसी जन्म से। क्योंकि इस जन्म में हम जितनी ज़्यादा पावर गेन कर लेंगे, पावर से मतलब यहाँ पर नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्ट्रगल, जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल करेंगे ऑफ कोर्स आपकी सोल उतनी ही ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी, ब्रेव हो जाएगी, और वही पावर आपके नेक्स्ट वर्ल्ड में काम आएगी। क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड में अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा पावरफुल बने, उसे एक पावर मिले, तो वो कैसे मिलेगी पावर? वो इस नॉलेज से, इस एक्सपीरियंस से मिलेगी। मीन्स जितनी अब तक आपने नॉलेज गेन की है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस नॉलेज को देंगे। वो नॉलेज एक तरह से आपकी करेंसी है और उससे आप खरीदेंगे पावर। यहाँ पर इन लाइंस को समझ लीजिए कि जब आप दूसरे वर्ल्ड में जाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा है कि गिव एंड टेक, आप दीजिए और आप खरीद लीजिए। जितनी भी आपके पास पैसे होंगे उतना ही ज़्यादा जाकर आप वहाँ सामान खरीद सकते हैं, उतना ही कॉस्टली खरीद सकते हैं, उतना ही बड़ा खरीद सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आपकी आत्मा के पास नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा या क्रेज़ होगा, उतनी ही ज़्यादा पावर आपको दूसरे वर्ल्ड में आप खरीद सकते हैं। तो रवि कहते हैं कि जो भी नॉलेज आप इस वर्ल्ड में गेन कर रही हैं वो नॉलेज आपकी नेक्स्ट बर्थ में काम आएगी। इसलिए नॉलेज लेने से नहीं डरिए, स्ट्रगल करने से नहीं घबराइए। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई उनको ब्रेवली फेस कीजिए, क्योंकि वो आपकी करेंसी है, वो आपका मनी है, आपका पैसा है, जिससे आप दूसरे जन्म में जो चाहें, जितनी पावर चाहें, उसके थ्रू आप खरीद सकते हैं। रवि कहते हैं कि इस जीवन में जो ये हमें जीवन मिला है, जो ये हमें जिंदगी मिली है, इतने अच्छे काम करो, इतने अच्छे काम करो, इतने अच्छे विचार अपने अंदर लाओ, इतना इतना ऊपर जाओ, जितना ऊपर आप उठ सकते हैं, जितना ऊपर आपकी सोल उठ सकती है। और सोल ऊपर कैसे जाएगी? जितना बेस्ट आप वर्क करोगे, जितने बेस्ट थॉट्स आपके अंदर आएंगे, तभी आपकी सोल अपलिफ्ट करेगी। और उससे ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप गॉड के करीब जा सकते हैं और फिर आप ये देख सकते हैं उसके थ्रू कि गॉड का वर्किंग सिस्टम कैसा है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन गॉड किस तरह से काम करता है, किस तरह से इस यूनिवर्स को चलाता है, उसके नियर आप कैसे जा सकते हैं, उसके लिए आपको ये स्पिरिचुअल पावर चाहिए। और ये स्पिरिचुअल पावर आपको दूसरे गॉड के पास से नहीं मिलेगी, ये इसी वर्ल्ड में रहकर मिलेगी। जितनी ज़्यादा आप यहाँ पर फेस करेंगे, सफ़र करेंगे, उतनी ही ज़्यादा वो स्पिरिचुअल पावर आपको मिलेगी और उससे फिर आप गॉड के नियर एंड डियर बन सकते हैं। फिर वो आपको अपने पास रखेगा और आपके अंदर इतनी पावर होगी ये देखने की कि गॉड इस पूरे वर्ल्ड को कैसे चला रहा है।
इसके लिए वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं एक टीचर का और एक स्टूडेंट का, कि एक स्टूडेंट अपनी टीचर से तभी कुछ सीख सकता है जब वो उसके करीब रहे। और ये स्टूडेंट की एबिलिटी होती है कि वो जितना अपने टीचर के पास रहता है वो उसे सिखाता नहीं है, बल्कि वो टीचर को देखकर खुद सीख जाता है, अपने गुरु को देखकर वो सीख जाता है कि वो क्या किस तरह के हथियार वो या औजार यूज़ कर रही हैं, किस तरह से काम कर रही हैं। उनके टैलेंट को देखकर, उनकी एबिलिटी को देखकर एक स्टूडेंट अपने आप सब कुछ सीख जाता है, क्योंकि उनको काम करते हुए देख रहा है। इसी तरह से रविबेन एजरा की आत्मा भी जब उस परमात्मा के पास जाएगी, अपनी उस स्पिरिचुअल पावर के थ्रू वो इतना ऊपर उठ जाएगी कि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाएगी। तभी तो उससे वो देखेगी उस काम को करते हुए कि वो कैसे कर रहा है, और वो फिर जो भी ये सीक्रेट्स हैं यूनिवर्स के, लाइफ के, वो सब सब उसको आ जाएंगे, और इससे उसको और ज़्यादा इंटरनल पावर